प्रोग्राम जुर्मों सजा के साथ मैं हूं आपकी मेजबान पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 ऐसे जुराइम की तफसीलात पेश करेंगे जिनमें जुर्म की हकीकत भी है और इंसाफ की तलाश भी। पहली कहानी बरतानवी तारीख के एक इंतहाई अहम केस से है जहां 10 साला सारा शरीफ के कत्ल ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 10 अगस्त 2023 को बरतानिया के टाउन वॉकिंग में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक पाकिस्तानी नयाद बाप और उसकी सौतेली माँ ने एक 10 साला बच्ची सारा शरीफ को हफ्तों तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया, जबकि उसका चिचा ये सब होते देखता रहा। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर दांत से काटने के निशान, इस्त्री और गर्म पानी से जलने के दाग और बेशुमार जख्म पाए गए। कत्ल करने के अगले रोज ये तीनों मुल्क से फरार हो गए, लेकिन 13 सितंबर 2023 को बरतानिया वापस पहुंचने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब 17 दिसंबर को इन्हें बरतानवी कोर्ट से सजा सुना दी गई है। बाकी की तफसीलात बताएंगे लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा अली शाह। आज से तकरीबन 1.5 साल कबल उस वक्त पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी थी जब यह खबर सामने आई थी कि 10 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी सारा शरीफ को उसके वालिदैन कत्ल करके पाकिस्तान भाग गए और फिर पाकिस्तान से उनको पुलिस एक्शन के ज़रिए वहाँ से वापस लाया गया और फिर उनको यहाँ पर चार्ज किया गया था। जो कत्ल की जो डिटेल्स यहाँ पर ट्रायल के दौरान सामने आई हैं, उन्होंने जो इंसानियत को हिला कर रख दिया है। हमारे पीछे वाक़ ओल्ड बेली की जो अदालत है उसमें अब सारा शरीफ के जो वालिदैन और उनके अंकल हैं उनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। यहाँ पर 1.5 महीने का यहाँ पर ट्रायल हुआ और उस ट्रायल के बाद जो जज ने उनको, जो मिस्टर जस्टिस कवनाग हैं, उन्होंने सज़ाएँ सुनाई हैं। सारा शरीफ के वालिद और उनकी वालदा को लाइफ सेंटेंसेस हुई हैं। सारा शरीफ के वालिद अरफान शरीफ के हवाले से जज ने यह कहा कि वो 40 साल वो प्रिजन में रहेंगे। उसके बाद ये कंसिडर किया जाएगा कि क्या उनको ज़मानत पे रिहाई मिल सकती है या नहीं। उनकी वालदा को 33 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद फ़ैसला होना है कि क्या उसके बाद उनको रिहाई मिलती है या नहीं। और उनके जो अंकल हैं मिस्टर फैसल मलिक, जो एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे, उन्हें 16 साल गुजारने पड़ेंगे। फैसल मलिक के बारे में एविडेंस ये सामने आया कि उन्होंने डायरेक्टली सारा शरीफ को टॉर्चर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो अमल था उसके, जो मर्डर को छुपाने में और जो टॉर्चर जो उसको घर पे हो रहा था, वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। उसकी वजह से उनको 16 साल गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद उनको रिहाई मिलेगी। सारा शरीफ का जो कत्ल है उसके दौरान जो यहाँ पर जो ट्रायल के दौरान बातें सामने आई वो इंतहाई खौफनाक थी। और आज जब जज ने उनको सज़ाएँ दी तो उन्होंने अपनी जो समराइज़ किया केस में, जो पूरा जो 6 हफ्ते की कार्रवाई हुई, जो मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट एविडेंस सामने आया, उसमें जो डिटेल्स सामने आई हैं वो खौफनाक हैं। और कि किस तरह से 10 साला सारा शरीफ को एक कैंपेन ऑफ टॉर्चर के ज़रिए उसको मारा गया। उसके वालिदैन ने इनकार कर दिया था कि उनकी इंटेंशन नहीं थी, उनका इरादा कत्ल का नहीं था, लेकिन वो हल्का सा उसको मारा था, लेकिन वो मर गई, उसका कत्ल हो गया और इरादा उनका नहीं था। ये उन्होंने ये कहा था ताकि उनको सज़ाएँ कम हो, लेकिन जज ने कहा कि इन्होंने झूठ बोला है। एक पूरी मर्डर की कैंपेन थी टॉर्चर की, जिसके बाद सारा शरीफ ने का कत्ल हुआ। सामने अदालत के सामने एविडेंस यह है कि सारा शरीफ के जिस्म पर 75 से ज़्यादा ज़ख्मों के निशानात थे। उसके जिस्म की 25 हड्डियाँ, एक बहुत ही खूबसूरत, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट जो बच्ची, उसके 25 से ज़्यादा उसके जो हड्डियाँ टूटी हुई थी। और उसकी जो स्पाइन है, उसके स्पाइन के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि जज ने कहा कि उसको अगर एक 2 मंजिला इमारत से 3 दफ़ा नीचे फेंका जाए तो जो चोट आ सकती है, जो असर आ सकता है, वो उसकी स्पाइन के ऊपर मौजूद था। ये भी अदालत में सामने आया कि जो सारा शरीफ है उसके अपने वालिदैन ने उसको बांधे, उसके दोनों पाँव बांधे और बांध कर उसके ऊपर उबलता हुआ पानी फेंका, उसको एक सज़ा देने का तरीका था, जिसके बाद उसके पाँव की जो स्किन्स और नीचे से जो हिस्सा था वो जला हुआ था। सारा शरीफ को साथ न सिर्फ ये कि उसकी पूरी उम्र में उसके साथ ये मुख्तलिफ़ औकात में डोमेस्टिक अब्यूज़ हुई और आखिरी 2 सालों में तो वालिदैन ने टॉर्चर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खौफनाक बात थी वो ये भी थी कि जब सारा शरीफ जो आखिरी दिन, आखिरी लम्हात में जो उसको जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में गई, उससे कुछ दिन कबल सारा शरीफ को उसकी वालदा, स्टेप मदर जो बिनिश बतूल ने, उसने लटाया और वालिद ने इस्त्री उसकी बैक साइड पे मारी, जिसकी वजह से डीप उसको वहाँ पे टॉर्चर था, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट, जिसको समझा जाता है कि फैक्टर्स था जो
उसकी जो मर्डर है, जो डेथ है, उसकी वजह बना। लेकिन जिस वक्त सारा शरीफ अपने आखिरी सांस ले रही थी, उस वक्त जब बिनिश बतूल को पता चला कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, जिसके बारे में ये भी आया कि वो जब भी हस्बैंड को बुलाती थी और उनको बुलाने का मकसद होता था कि वो आकर सारा को घर पे मारें और ये कहते थे कि वो बदतमीज़ आगे से जवाब क्यों देती है। लिहाजा जब वो घर आए आखिरी लम्हात में, तो उन्होंने देखा कि उसकी सांस उखड़ी हुई है और वो लिटरली बेहोश हुई है और उसकी सांस का जो रिदम है वो टूटा हुआ है। तो इस पर आखिरी लम्हात में भी जो इरफान शरीफ है उसने एक डंडा लिया, डंडा लेकर उसको मारा और कहा कि वो बहाने बना रही है, ऐसा उसको कुछ भी नहीं है और ये कि वो चीटर है, फ्रॉड कर रही है। और उसी दौरान जब वो उसको डंडे से मार रहे थे, सारा शरीफ की डेथ हो गई। कॉन्स्पिरेसी जो कोर्ट के सामने ये इस्टेब्लिश हुई कि जो जज ने कहा कि तीनों अफराद ने किसी भी लम्हा उन्होंने सारा शरीफ की जान बचाने की कोशिश नहीं की। सौतीली माँ थी, उसके अपने दीगर 4-5 बच्चे थे, 2 उनके ट्विन्स भी थे और उनको वो प्यारे थे। सारा शरीफ के लिए वो किसी किस्म का उसके लिए मैटर नहीं करती थी उसकी ज़िंदगी। और जब आखिरी लम्हात में भी अगर बिनिश बतूल या कोई फैमिली को और फ़र्क चाहता, तो अगर वो एम्बुलेंस बुला लेते, डॉक्टर्स को बुला लेते, तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये कि जब उसकी डेथ हो गई, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने टिकट्स बुक कराई और वो पाकिस्तान भागे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने रिश्तेदारों से झूठ बोला, फिर वो खेतों में छुपते रहे अनटिल कि वो टाइम आया कि उनको फिर जब पुलिस ने, पाकिस्तानी पुलिस की यहाँ पर तारीफ़ की गई कि जिस तरह से पाकिस्तानी पुलिस ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया और फिर उनको वापस आना पड़ा। ये एक बहुत ही खौफनाक कत्ल की दास्तान है जो यहाँ पर सामने आई और इसकी वजह से अब यहाँ पर लेजिस्लेशन चेंज हो रही है। इस मुल्क में नया कानून बन रहा है बच्चों के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने इस पर रिएक्ट किया। बरतानिया में इस स्टोरी को लेकर बच्चा बच्चा इसको जानता है और लोग शौक में हैं कि किस किस्म का जो कत्ल हुआ। लेकिन इस कत्ल के और इससे जिस एरिया में वो रहती थी, वॉकिंग उस एरिया का नाम है जहाँ पर इरफान शरीफ और उनकी फैमिली रहती थी, वो लंदन से तकरीबन 1.5 घंटा बाहर का एरिया है। हम आपको अब लेकर चलते हैं वॉकिंग उस घर में जहाँ पर सारा शरीफ रहती थी, जहाँ पर उनके वालिदैन आखिरी बार पाकिस्तान भागे और उसके बाद वो आकर अरेस्ट हुए। वो घर जहाँ पर सारा शरीफ ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। इस वक्त हम मौजूद है वॉकिंग में सारा शरीफ के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो घर है, घर तो मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। इसके जो मकीन है, सारा शरीफ इस दुनिया में नहीं रही, उसके वालिदैन ने उसे कत्ल कर दिया। सारा शरीफ के जो वालिद, उनकी सौतीली माँ और उनके जो अंकल थे, वो उनको अब सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो लंबी सज़ाओं के लिए अब जेल जा चुके हैं। सारा शरीफ के जो बहन भाई थे वो पाकिस्तान में हैं, वो अपने दादा के पास हैं और इस वक्त बरतानिया और पाकिस्तान की उनकी वापसी के हवाले से एक बरतानवी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको लाया जाए। जबकि जो इरफान शरीफ के वालिद हैं उन्होंने लीगल चैलेंज शुरू कर दिया और वो समझते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज हैं, वो अलग चलिए। घर ये बिल्कुल खाली पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं मुख्तलिफ, वो विजिल आके उन्होंने जब से ये जो ट्रायल शुरू हुआ ख़ास तौर पर यहाँ पर और कत्ल के बाद से भी रोज़ाना यहाँ पर की तादाद में यहाँ पर मुकामी लोग आते हैं। वो आकर सारा शरीफ की याद में यहाँ पर फूल छोड़ रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस मासूम बच्ची को जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो वो खिड़की, दरवाज़े के ऊपर खिड़की नज़र आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पर सारा शरीफ के वालिदैन ने उसको कत्ल करने के बाद उस जगह पर उसको वहाँ पर वो बंक बेड में उसको छोड़ा और वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जाकर इरफान शरीफ ने यहाँ सरे पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो अपनी जो बेटी है वो उसको कत्ल करके पाकिस्तान आ चुके हैं। और जिस जगह पर पुलिस ने छापा मारा, ये वो छोटे जो आपको विंडो नज़र आ रही है, वहाँ पर सारा शरीफ का बेड था। जहाँ जब पुलिस ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से बेड में सारा शरीफ है और उसके जो साथ तकिए पे उसी के वालिद ने नोट छोड़ा हुआ है जिसमें कहा गया वो अपनी बेटी से उसको कत्ल करने के बाद कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट में अपने अकाउंट्स चेंज किए। नाज़रीन, 10 साल सारा शरीफ के वालिदैन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, जो बरतानवी तारीख की एक सख्त तरीन सज़ा में शुमार की जा रही है। लंदन में मौजूद मुर्तज़ा अली शाह ने सारा के वालिदैन का निकाह पढ़ाने वाले इमाम मस्जिद से बात की है। इरफान शरीफ से मुतालिक उन्होंने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं वॉकिंग में, जहाँ पर जो बरतानिया की सबसे पुरानी
1889 की जो पर्पस बिल्ट सबसे पहली मॉस्क जहाँ पे पहली बार यहाँ पर इबादत का आगाज़ हुआ वो भी इस शहर में है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो क़याम जो पाकिस्तान की जो बनाने की जो तहरीक चली थी, जब कायदे आज़म ने कांग्रेस को छोड़ा था, उसके बाद इस मस्जिद की ये इम्पोर्टेंस भी है कि उस वक्त भी इस मस्जिद ने रोल प्ले किया। और इस केस के हवाले से ये मस्जिद इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अरफान शरीफ और उनकी जो पॉलिश वाइफ थी ओगला, जो सारा शरीफ की माँ थी, वो उनका निकाह भी इसी मस्जिद में हुआ है। इस मस्जिद के इमाम सईद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो पूरा जब से ये मर्डर हुआ है वो मुकामी जो ना सिर्फ ये कि आकर इंतज़ामिया के साथ मिलते रहे, बल्कि इस हवाले से उन्होंने यहाँ पर बड़ा मरकज़ी किरदार भी अदा किया है। इमाम साहब, बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर एक मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ, तो आप बताएं कि जब आपको पहली बार पता चला यहाँ पर कि कितनी एक घिनौनी वारदात हो चुकी है और एक पाकिस्तानी ने ये कुछ किया। सबसे पहले तो ये बहुत ही यानी हॉरिफिक इंसिडेंट था और शॉकिंग सिचुएशन थी हमारी यानी कम्युनिटी। एक कोई इंसान भी सोच ही नहीं सकता कि एक बाप जो है एक बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। कई दिनों से मैं भी बच्चों का बाप हूँ, सो नहीं सका, और पूरी कम्युनिटी के लोगों का यही हालत थी। बहुत ही अफसोसनाक बात, और जितनी ही यानी गम किया जाए, अफसोस किया जाए, इतना ही कम है। मैं यही कहूँगा कि हमारे दीन ने, मज़हब ने, इस्लाम ने हमें कहा अगर हम बुराई देखें, जनरल बुराई देखें तो हाथों से मिटाने की कोशिश करें। अगर ये नहीं कर सकते तो ज़ुबान से बोलें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर दिल में बुराई को बुरा जाने। तो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसलमान पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ हैं, हमें तो बेहतरीन होना चाहिए, एक एग्जाम्पलरी रोल मॉडल होना चाहिए कि हमारा इस्लाम। अच्छा इमाम साहब बताएं कि जो अरफान शरीफ और जो सारा शरीफ की जो वालदा थी, उनका निकाह शाहजहां मॉस्क में ही हुआ था? जी, उनका निकाह वहाँ पर सुना है कि आते जाते थे रेगुलरली, क्या कभी ऐसा कुछ बिहेवियर, ऐसा पैटर्न देखा हो कि वो? जी, उनका निकाह सारा की वालदा का और इरफान का हमारी मस्जिद में ही हुआ था। और चूँकि उसके वालिद जो इरफान थे वो स्टूडेंट आए थे, और उसके बाद जो है वो उसी बेस पर ही वो इस मुल्क में भी पके हुए थे। तो वो जुमे पे आते थे, कभी कभार नमाज़ों पे आते थे, लेकिन इस तरह का बिहेवियर किसी ने नोट नहीं किया। मैं उनके दोस्तों से मिला हूँ जहाँ पर वो काम करते थे, उन लोगों से मिला हूँ, टैक्सी ड्राइवर जो थे और दीगर लोगों ने, किसी बंदे ने भी ऐसी नोट नहीं किया था कि उनका बिहेवियर ऐसा है या कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें बहुत यानी ग्रेट शॉक जिसे कहते हैं कि बहुत ही शॉक लगा। और अभी तक हमारी कम्युनिटी अपसेट है कि जब भी ये ख़बरों में चीज़ आती है, और आज सेंटेंस हुई है, कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कि जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड, ये तो हुआ है, लेकिन फिर भी दिल को कलक है। ये देखें, घर वीरान है और हर तरह के लोग, चाहे कोई भी इंसान है ना, किसी भी मज़हब और दीन का पैरोकार है ना, वो इधर आ रहा है और अपने गम और अफसोस का इज़हार कर रहा है। तो जिस तरह से जो कत्ल किया, एक छोटी बच्ची को मारा गया, ये यहाँ पे बड़ा पुरस्कून एरिया है, मेहनती लोग हैं यहाँ पर सारे, जो पाकिस्तानी भी हैं, उनका अच्छा नाम है। लेकिन एक पता चलना है कि इतनी एक पुरस्कून खामोश कम्युनिटी के अंदर, इस घर के अंदर, इस लेवल का 10 साला बच्ची के ऊपर टॉर्चर होना कि उसकी 25 हड्डियाँ तोड़ दी। किसी ने, यहाँ नेबर ने, किसी ने कभी कुछ देखा नहीं? कुछ नेबर ऐसे थे, मैं उनसे मिला हूँ, वो कहते हैं कि कभी कभार बच्ची की रोने की आवाज़ आती थी, और एक बार जब बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो अंग्रेज़ औरत हैं, वो कहती हैं कि मैं बाहर आई, पूछा, दरवाज़ा नॉक किया, तो जो उसकी सौतीली माँ थी उसने कहा कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तो पहले यानी देखना ये है कि ये तकरीबन शादी के बाद से इनके केसेस चल रहे थे, और ये जो यहाँ का सोशल सर्विस का महकमा है, उनके पास सारा 2 या 3 बार फोस्टर केयर में जा चुकी थी, और ये पहले ही अपने बिहेवियर की वजह से ये पुलिस केस बन चुका था। 3 बार इरफान को हिरासत में पुलिस ने लिया था। तो पहले यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस या जो सोशल सर्विसेज हैं, उनकी ये जो फैमिली थी अंडर रेडार थी, ये चीज़ें थी, लेकिन हमें कम्युनिटी का नहीं पता था। एज एन इमाम अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि यकीन करें कि हम बच्ची को किसी तरीके से अपने पास रख लेते। तो यहाँ पर जब अब सब लोगों को पता चल, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, आप देखें 2 अंग्रेज़, एक फैमिली आई है, वो भी आकर यहाँ पर वो फूल छोड़ रहे हैं यहाँ पर और अपने दुख का इज़हार कर रहे हैं। पूरा मतलब यहाँ पर एक गम की कैफियत है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चूँकि ये हुआ जो भी कुछ है, ये एक पाकिस्तानी फैमिली ने किया है, और मतलब पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, चूँकि भागे भी वो पाकिस्तान। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर लोकली कुछ उसके बाद मुश्किलात को इस्लामोफोबिया के हवाले से, उस हवाले से इस केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ। वो इसलिए कि हम मस्जिद के हवाले से, और मैं खुद बड़ा एक्टिवली इंटरफेथ एक्टिविटीज़ हम करते हैं, लोकल काउंसिल के साथ, पुलिस के साथ, लोकल चर्चिज़ के साथ, लोकल लोगों के साथ ना, हम मिलजुल कर इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। ये हमें जानते हैं, हमारे व्यूज़
हम ओपन अप हैं जिसे कहते हैं। वाइडर कम्युनिटी के साथ हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, बल्कि इस कम्युनिटी ने मेरे पास लोग आते रहे, इनके नेबर्स जो हैं कि आप विजल कब करेंगे, क्योंकि इसको विजल कहते हैं। तो हमने उनको समझाया कि हम दुआ करते हैं। हमने पिछले जुम्मे को भी दुआ की, और जब ये इंसिडेंट हुआ कई दिन लोग ताज़ियत के लिए और हम जो जिस बाकायदा हमारा जो तरीक़ाकार होता है वो करते रहे, लेकिन लोकल कम्युनिटी ने बड़ा ही कोऑपरेट किया। 2 दिन पहले यहाँ पर ये विजल था, आप देख रहे हैं कि फूल शूल ये सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। मुझे भी इनवाइट किया था, लोकल MP आया, और मीडिया, नेशनल मीडिया भी इधर था, और बहुत सारी वो कह रहे थे कि सैकड़ों की तादाद में हर मकतबा फ़िक्र के और हर मज़हब के मानने वाले, किसी भी या नहीं मानने वाले इधर ये लोग, वो सारे यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे लाहौर के इलाके भाटी में होने वाले एक लर्जा खेज वाक़े की। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में खुशामदीद। अब रुख करते हैं लाहौर के इलाके भाटी का, जहां सिर्फ 30,000 रुपए के लिए एक नौजवान की जान ले ली गई। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, जानते हैं अहमद फराज से, जो इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। जी अहमद। हम इस वक्त भाटी के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें सिर्फ 30,000 रुपये की लेन देन की खातिर एक भाई को कत्ल और एक को ज़ख्मी कर दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके हक़ाइक़ क्या थे। नाज़रीन, इस हमले में मकतूल के भाई को भी फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया, जो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। इनके अहले खाना का कहना है कि इंसाफ के बगैर इनके ज़ख्म कभी नहीं भर सकते। अहमद फराज ने मकतूल के अहले खाना और अहले मोहल्ला से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। हम इस वक्त मकतूल के घर मौजूद हैं। मकतूल की माँ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और क्यों, किस वजह से उनके बेटों को इस तरह उनको फायरिंग की गई और एक को कत्ल किया गया। जी ये बताएं माँ जी कि क्या वाक़या क्या हुआ था? बच्चे किराए ते घर लिया, जेरे डीलर को लिया सी, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਈ। कितने पैसे? 30,000 रुपये तो सारा उन्हें। तू नहीं देना, तू कह माँ मैं नहीं देने पैसे, तू मेरे पुत्रा नू पैर देना मार। ऐसे सारे दिखे ने उत्ती पै गए ने, आ गए 2 मुंडे। उसके साथ कौन कौन था डीलर के साथ? ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਆਂਦਿਆ ਸਾਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਪੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। फिर उसके बाद क्या हुआ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਬੀਨ ਨੇ ਫੈਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਲਾਜ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। अच्छा उस वक्त घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं थी। मैं आप यहाँ नहीं कल्ली अपने पुत्रों मैनू पता होवे ते अज पैरे मैं कदी बुआ ना खोला। उन्हें मेरे पुत्रा इंज मार जड़े। मेरे बच्चे किसी ना नहीं लड़ते, किसी ना नहीं गल करते, ना उन्होंने गलियां च खलोना। उन्होंने सुबह कम्मा तो जाते ने, रात को कब तो आते। जड़ा फोत होया 1.5 महीना होया प्यार नूं। मेरा पुत्र जरा सड़ गया। अच्छा अब आप क्या चाहती हैं? मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू कुछ नहीं चाहिए। मैं पुलिस थाने फोन किया, अफसर आए ने। इन्होंने जिन्नी देर तक मेरे बच्चे का कफन दफन को भरोसा नहीं कि मेरे नाल ही रहने। इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिता वे। मेरा जरा बच्चे नूं फैर लगा है, उहदे स्टड पे ने, वो भी मंजी ते। मेरा कोई कमाना ना नहीं। मेरे 2 पुत्र मेरी धी बेवा होके मेरे कोल आ गई कि मेरे भरा मैनू साम लैणगे।
ते भरा ही दुनिया तो चला गया। इन्हें साल अपने जरा तरस नहीं खाता। तू जाके कह भाई तुसी मैं तुहानू पैसे नहीं देने मां जी, तुसी खाली विच मालक मकानी भी जड़ी है वो भी नहीं सुनती सी। उन्होंने क्या पैसे 10 का मतलब है 10 नू ही तुहानू पैसे 10 नू नहीं आई, 11 नू भी नहीं आई। खुदा तरसी करके किसी ने उत्तों तलो लाल दे, किसी ने मल्ले चो तरले मैं पिट पिट के मांगी मेरे पुत्रा नू चुक लो, किसी ने नहीं चुकिया, किसी ने नहीं मेरे बच्चों नू हथ पाया। सारे बुआ बंद करके बह गए जिवें मेरी किसी ना दुश्मनदारी, मेरी साड़ी किसी ना दुश्मनदारी रही। किराए ते रहने असी क्यों किसी ना दुश्मनदारी भाई। अब हुकूमत से और पुलिस से क्या चाहती हैं बाप? मैं अपील चाहिए मरियम नवाज रखो इनू सजा दे और मेरे आके गल सुने, मेरी मदद करे, मेरे नाल कराए। मैनू इंसाफ चाहिए बस, मैनू इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे दे खून दे बदले मैनू खून चाहिए, मेरे बच्चों का खून वेखो। मकतूल की वालदा ने ये गिला किया कि दोनों बच्चे जो थे वो ज़ख्मी थे, लेकिन किसी महल्लेदार ने उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया। एक महल्लेदार हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि ये जब ये वाक़या हुआ है तो आप लोग कहाँ थे और ज़ख्मियों को बर वक्त अस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया गया? तंग गलियाँ, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं आ सकती थी। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ। एक बच्चा इनका मर्डर हो गया और एक बच्चा जो काफ़ी ज़ख्मी है। ठीक है सर, इनको सर हम लोगों की गलती है महल्लेदारों की कि हमें पता ही लेट चला है कि इनको पहले हॉस्पिटल चला जाता तो शायद अल्लाह ताला इसकी जान बचा लेता। तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग सर अपने अपने घरों में थे। तो सर उस वजह तो क्या पता क्या चला था आपको? हमें सुबह कॉल आई है मुझे, तो मैं फिर इधर आया हूँ, एसपी साहब से बात हुई है, इधर आया हूँ। SHO साहब थाना बाटी गेट और ASP साहब नौलखा मौके पे मौजूद थे सुबह के टाइम। फिर उन्होंने काफ़ी ताउन किया और जो हमसे हो सकता था हमने किया। SP साहब की हिदायत पर SHO साहब थाना बाटी गेट और ASP साहब नौलखा ने, मैडम ने इनके साथ जो लड़के की शहीद की जो वालदा है और बहन है, वालद तो है नहीं इसका, उनके साथ सर कोऑपरेट काफ़ी किया और जो हम भी थोड़ा सा कर सकते थे हमने भी किया। इनके साथ सरासर बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादती हुई है। इनका कोई घर में अब कमाने वाला नहीं है। एक 25-30 हज़ार की खातिर एक मर्डर कर देना और एक बंदे को शदीद ज़ख्मी कर देना, ये बड़ी ज़्यादती है सर। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अच्छा आप भी महल्लेदार हैं, तो जब ये वाक़या हुआ था ये ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद थे, तो ज़ख्मियों को मैं मियाँ साहब की दुकान पे बैठा हुआ था। मुझे इन्होंने कॉल किया, मैं इधर आ गया मियाँ साहब के पास। फिर मुझे नहीं आ गया, ये मियाँ साहब कह रहे हैं वो हॉस्पिटल ले गए। अच्छा आप यहाँ पे नहीं थे? नहीं मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे रहते हैं। तो कैसे लोग हैं ये? वो जो मुल्ज़मान थे वो कहाँ पर करके रहते थे? वो तो मेरे ख्याल से उधर पल्ली साइड पे रहते थे, लेकिन ये जुल्म हुआ है। बस मैं तो यही कहूँगा कि जुल्म हुआ है। ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो है ना पैसों की तो थोड़ी सी बात है, लेकिन दोनों को सब्र करना चाहिए था। ये सब्र जो है ना, देखो ज़रा सी गलती से आप कितने, वो घर भी परेशान हो गया, जिसने मारा वो भी परेशान है, दोनों परेशान हो गए ना। ये ज़रा हर आदमी को सोचना चाहिए कि जो ये झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख हुआ है जिन्हों का गया, उन्हों का तो दुख, मैं कह रहा हूँ गम है, बहुत ही गम है ना। जिन्हों का लाल जाता है ना, दुख होना नहीं होता। इस चीज़ का तो है ना, बस मैं यही कुछ कह सकता हूँ। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाक़े की तफ्तीश और गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस हुक्काम ने क्या बताया, अहमद फराज से जानते हैं। लाहौर में भाटी के इलाके में सिर्फ 30,000 रुपये के तनाज़े पर एक इंसानी जान ले ली गई। ना सिर्फ इंसानी जान ले ली गई बल्कि उसके साथ एक शख्स को फायरिंग करके ज़ख्मी भी कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों फायरिंग की गई, क्या तनाज़ा था और क्या इस केस में मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए या नहीं, इस बारे में हमने SP सिटी काजी अली के पास पहुँचे हैं और उनसे पूछते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया, इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं। इस बारे में हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे SP सिटी काजी अली से। जी काजी अली साहब, ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और सिर्फ 30,000 रुपये की खातिर एक इंसानी जान ले ली गई।
जी, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुछ दिन पहले पेश आया थाना भाटी गेट की हदूद में मोहल्ला सथा के अंदर। मोहल्ला सथा के अंदर साजिदा नामी खातून ने अपने 2 बेटों के साथ जो रिहाइश पजीर थी शाहजेब और शहरोज़ के साथ, इन्होंने एक मकान जो है वो एक डीलर के थ्रू किराए पे लिया। मकान इनको पसंद नहीं आया। 30,000 रुपये एडवांस जो है ये इन्होंने डीलर को जो है वो दिया हुआ था। अब डीलर से ये तकाजा कर रहे थे अपने 30,000 रुपये का कि मकान हमें जो है वो पसंद नहीं आया, 1 महीने का किराया 15,000 रुपये जिसकी मालियत थी वो हमने आपको अदा कर दिया है, अब हमारा 30,000 रुपये एडवांस की मद में जो हमने आपको दिया हुआ है वो वापस कर दें, हमने मज़ीद आपके मकान में जो है वो रिहाइश नहीं रखनी। इस बात को लेके मुख्तलिफ औकात में इनकी जो है वो तकरार जो है वो चलता रहा। फाइनली जो डीलर हैं जिनका नाम बेनियामीन सामने आया बाद में, ये एक नामालूम शख्स के साथ उनके घर पे जाते हैं, साजिदा बीबी के घर पे, और दोबारा से तकरार इनकी जो है वो स्टार्ट होती है। और क्या ये साजिदा बीबी के घर रकम देने गए थे या कोई और इनका प्लान था? इसी बात का आज फैसला इनका होना था। जिस अनफॉर्चुनेट रात को ये वापस बैठे आपस में, उसी रात ये पिस्टल लेके अपने साथ चले गए जो बेनियामीन डीलर जो है, और तकरार जो है वो बढ़ते बढ़ते हाथापाई की नौबत तक आ गई। और उसी असना में बेनियामीन डीलर ने पिस्टल निकाल के दोनों भाइयों को जो है मौके पे फायर मार के मजरूब कर दिया। दोनों भाइयों को जो है वो टांगों के अंदर जो है वो बुलेट्स लगी थी, और एक बुलेट शहरोज़ जो कि सब्सिक्वेंटली इन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो फौत हो गया, उसको जो है वो पेट के ऊपर एक बुलेट जो है वो लगी थी। दोनों को मजरूबों को इमीडिएटली जो हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया। ओवर द नाइट दोनों का मेयो हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। 12 तारीख को सुबह 8 बजे जो है शहरोज़ ही कुड नॉट सस्टेन दी इंजरीज और ही डाइड। और इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ जैसे आपने कहा 30,000 रुपये की एक मामूली सी रकम के ऊपर एक भाई को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दूसरे भाई को शदीद ज़ख्मी कर। अच्छा, ये बताएं काजी साहब कि ये जो डीलर जो मुलजिम है, ये जब वहाँ पे जाता है तो क्या ये तनाज़ा जो है घर के बाहर हो रहा होता है या अंदर? और अगर घर के बाहर हो रहा होता है तो तनाज़े में ज़ाहिर लोग तो खड़े हो जाते हैं, महल्लेदार, जब लड़ाई हो रही थी तो किसी ने उसको पकड़ने की या रोकने की कोशिश नहीं की? सोसाइटी में अदम बर्दाश्त जो है वो आप ख़ुद भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। और बेइसी का ये आलम है कि बुलेट्स अगर किसी को लग जाती हैं किसी भी वारदात में, तो लोग मोबाइल निकाल के उसके ऊपर मूवी बनाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि एक इंसानी जान को जो है वो बचाया जाए और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल की तरफ जो है ले जाया जाए ताकि तिब्बी इमदाद को जो है वो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो मुलजिम था, मुलजिम मौके से फ़रार हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ा है, अगर पकड़ा है तो फिर अभी तक क्या तफ्तीश में सामने आई है बात? जी, एक मुलजिम जैसे मैंने बताया बेनियामीन, वो नामजदगी है मुद्दइयों ने, और एक नामालूम अफराद जो उसके साथ हेल्प करने आया था वो भी उसके अंदर जो है वो FIR के अंदर उसका जिक्र है। ताहम जो बेनियामीन है उन्होंने कोर्ट में वो पेश हो चुका है, जो मुलजिम हमारा है, और वो अगली डेट तक जो है वो अबूरी ज़मानत पे है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसकी ज़मानतें खारिज करवा के इसकी इंशाल्लाह गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी और करार वाक़ई सज़ा जो है आफ्टर तफ्तीश इसका चालान पेश करके इसको थ्रू कोर्ट इंशाल्लाह जो इसकी सज़ा बनती है करार वाक़ई वो इसको दिलवाई जाएगी। नहीं, जिस महल्ले का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर तो अक्सर मैंने देखा कि आपके जो मोटरसाइकिल पर जो जवान होते हैं वो गश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है। तो क्या उस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग वहाँ पे नहीं होती मोटरसाइकिलों पे? देखें जी, इलाका जितना उसकी फैलाव है उसके मुताबिक हमारे पास वहाँ एक डॉल्फिन और एक मुहाफ़िज़ जो है वो चलती है, क्योंकि ये उसी मुतनाज़े घर के अंदर बैठ के बातचीत चल रही थी। अच्छा, ये घर के अंदर वाक़या हुआ है? जी, घर के अंदर उसी मुतनाज़े घर के अंदर बैठ के उनकी बैठक के ऊपर बैठ के बातचीत चल रही थी, जहाँ पे फिर तू तकरार जो है वो इस किस्म के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में बदल गई, जिसके नतीजे में एक कीमती जान चली गई और एक बंदा अभी भी शदीद ज़ख्मी है। तो ये जो वाक़या पेश आया था इसका कितनी देर ये वहाँ बैठे रहे और कितने, कहने का सवाल ये है कि ये कितनी देर की इनकी ये पंचायत थी या इनकी आपस में जो मीटिंग चली थी उसकी ड्यूरेशन कितनी थी कि फिर उसके बाद जो है ये झगड़ा जो है वो गाले मुलोज तक पहुँच गया? ये जी पिछले तकरीबन इंसिडेंट से 10-12 दिन से इनकी जो है गुफ्त शनीद बातचीत आपस में चल रही थी। उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वाली रात जो है चीज़ें इस नहज पे पहुँची
और जिसके नतीजे में जैसे बताया कि कीमती जान का नुकसान हुआ और एक यंग मैन जो है वो अभी शदीद ज़ख्मी भी है। भाटी में सिर्फ 30,000 रुपये की खातिर कत्ल होने वाले नौजवान के वाक़े की तफ्तीश में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने जाए वारदात से क्या कुछ वहाँ से महफूज किया था, शवाहिद को क्या महफूज किया था, इस बारे में हमारे साथ SHO मौजूद हैं, SHO भाटीगेट जैन। हम उनसे पूछते हैं कि जब वो मौके पर पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उन्होंने वहाँ से क्या शवाहिद महफूज किए थे। जैन साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बताया कि ये आपको वाक़े की इत्तला कैसे मिली? अस्सलाम वालेकुम। 15 की कॉल हुई थी। 15 की कॉल होने के बाद हम मौके पर पहुँचे। हमारे जाने से पहले ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जिसमें से एक जहां बाक हो गया और एक अभी ज़ख्मी है। मौके में जाने से पहले हमने मौके को क्राइम सीन को कवर किया, पूरे क्राइम सीन को कवर करके वहाँ पे जो शवाहिद थे फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, वहाँ से खोल इकट्ठे किए, खोल को कब्ज़े में लिया। फिर सबसे पहले जो काम होता है आपने FIR दर्ज करनी होती है, FIR हमने टाइम पे दर्ज की। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके पोस्टमार्टम कंप्लीट करवाया। उसके बाद डेड बॉडी वारसान के हवाले की गई और उसके बाद जो दूसरा शख्स है उसकी MLC कंप्लीट करवाई। अच्छा जैन साहब ये बताएं कि जिस तरह वो जो मुल्ज़िम पार्टी थी वो इनके घर आई थी, तो क्या उन्होंने आने से पहले पुलिस को कोई इतला दी थी कि वो वहाँ पे जा रहे हैं या कोई झगड़े का कोई खदशा हो सकता है? कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी? नहीं, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी। इनका पहले एक मकान का मामला था, मकान रेंट पे लिया था जो कि इन्होंने 30,000 एडवांस दिया था और उससे पहले इनकी एक दफ़ा कोई हल्का फुल्का तलकलामी हुई थी। उस तलकलामी की बुनियाद पर उसने आगे फायर मारते जिसकी हमें इतला नहीं मिली। अच्छा जो मुल्ज़िम है वो तो ज़ाहिर है अभी जो सुने वो अदालत में पेश हुआ है, तो क्या उसका कोई साबका रिकॉर्ड भी है? क्या वो इस किस्म के कोई केसेस में पहले भी इन्वॉल्व रहा है? साबका रिकॉर्ड कोई नहीं है, डीलरी छिली का काम करता है छोटा मोटा और उस बेस पे बस तलकलामी हुई इनकी और पैसों की बेस पे और उसकी बेस पे ने फ़र्क कर दिया। तो वो वेपन साथ लेकर गया? वेपन साथ लेके गया। वेपन के बारे में पता चला कि वो उसका कोई वेपन का कोई लाइसेंस था या उसके पास इलीगल वेपन था? अभी तक जो है गैर लाइसेंसी वेपन के बारे में बताया जा रहा है, लाइसेंस वगैरह नहीं है इनके पास। अच्छा मुकदमा आपने दर्ज कर लिया, तो मुकदमे जब आपने वाक़े पे आप गए हैं मौके पे, तो वहाँ पे कोई एनी शादीन से बात हुई आपकी? हाँ, एनी शादीन से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये आया है, इसके पास वेपन था, ये इनके घर के अंदर गया है, वहाँ पे जाके इसने फायर की है। फिर हमने मदद जो वहाँ के इलाका के अहले इलाका था हमने मदद करके लड़कों को हॉस्पिटल पहुँचाया और 15 की कॉल की, उसके बाद हम मौके पर पहुँचे। अच्छा ये जो वाक़या था झगड़े का, ये घर के अंदर हुआ है? नहीं, ये घर से बाहर हुआ था और उसके बाद वो दोबारा अपने घर गया, वहाँ से पिस्टल लेके वापस आया है। अच्छा ये दोबारा बताएं तफसील ज़रा। ये मतलब इनकी पहले वो आया है, उसने कहा आप मकान खाली कर दें। इन्होंने कहा कि मकान 25,000 रुपये पहले आप 30,000 रुपये जो एडवांस था वो वापस करें, फिर हम मकान खाली कर देंगे। वहाँ पर इनकी छोटी मोटी तलकलामी हुई है, वो अपने घर वापस गया है, वहाँ से पिस्टल लेके आया उसी दौरान ही। यानी कि 2 दफ़ा एक ही टाइम में 2 दफ़ा ये झगड़ा हुआ है और फिर जब मारने के लिए आया तो स्पेशली पिस्टल लेके आया था? पिस्टल लेके आया और उस पिस्टल लेके उसके बाद लड़ाई कुछ झगड़ा वगैरह नहीं हुआ, डायरेक्ट उसने फायर ही कर दी। तो उसके साथ था कोई? उसके साथ कोई नहीं था, अकेला था। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें लिखा है कि एक नामालूम साथी उसके साथ था। ये इनके मुताबिक नामालूम था। अभी तक जो मोहल्ले वाला ने पूछा है वो अकेला था, शायद कोई दूसरा कोई साइड पे खड़ा हो या जो अनिश शायद उसकी वालदा वगैरह वो सही तरह बता सकती है उसके साथ कोई बंदा है। तो जो साइड पे खड़ा था दूर खड़ा था, इनके मुताबिक बंदा और था जो इनके साथ मिलके वो भी दोनों डिली का काम करते थे। उसकी भी शनाख्त नहीं हुई? उसकी अभी इन्होंने नामजद नहीं किया, अभी तक कोई शनाख्त वगैरह नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि दूर पे खड़ा था एक बंदा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है वो कौन है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे सरगोधा में होने वाले एक बेईमाना कत्ल की जो गैरत के नाम पर किया गया। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जुर्म और सज़ा। अब रुक करते हैं सरगोधा का, जहां एक नौजवान को दोस्तों ने धोखे से कत्ल कर दिया और उसकी लाश को जला दिया। ये इंसानियत सोज वाक़या कैसे पेश आया, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर से जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जी मलिक मोहम्मद असगर बताइए। जी आज हम बात करेंगे इंतहाई दिल खराश वाक़े के बारे में। ये वाक़या सरगोधा के नवाह में 4 नवंबर को पेश आया, जहां पर दोस्त नुमा दुश्मनों ने 35 साला नौजवान पर पेट्रोल छिड़ककर उसे ज़िंदा जला दिया और बाद में इस नौजवान की लाश एक कार में रखकर कार को भी आग लगा दी और हर किस्म के शवाहिद वहां से ज़ाया कर दिए। वाक़या पेश आया सरगोधा की तहसील भलवाल के गांव देववाल में, जहां पर 35 साला नौजवान अंसर को उसके दोस्तनुमा दुश्मन अपने हमरा लेकर आए और उसे एक साइड पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे अकम में, लाकर उन्होंने उस नौजवान को पहले गोली मारी और बाद में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर उसे कार में बिठा दिया। कार मुकम्मल तौर पर आग लगाकर इन्होंने कार को भी
जलाकर राख कर दिया। जहां पर अहले खाना के लिए वाक़या इंतहाई तकलीफ़ दे और दिल खराज था, वहीं पुलिस के लिए भी ये वाक़या चैलेंज से कम नहीं था। वाक़ये के बाद इलाके में ज़बरदस्त खौफ व हरास था। लोग खौफज़दा थे कि ये किस किस्म का वाक़या पेश आया। अगरचे हमारे मुआशरे में कत्ल व गारत के वाक़यात मामूल बन चुके हैं, लेकिन इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर देना और उस कत्ल के बाद उस कार को आग लगाकर नौजवान को ज़िंदा जला देने का वाक़या बहुत कम ही मालूम होता है और हमारे मुआशरे में नज़र आता है। यही वजह है कि जिन लोगों ने इस कत्ल के वाक़े के बाद के शवाहिद देखे, जाए वक़ुआ पर गए, वो उनके दिमाग में ये वाक़यात नक्श होकर रह गए हैं। पुलिस के लिए भी यकीनन ये वाक़या किसी चैलेंज से कम नहीं था। पुलिस हुकाम को वाक़े की इतला मिली तो पुलिस के न सिर्फ अफसरान यहाँ पर मौके पर आए, बल्कि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लोग आए यहाँ पर से एविडेंस इकट्ठी की गई और कत्ल को ट्रेस करने के लिए पुलिस मुतहर्रक हो गई। नाज़रीन, मुल्ज़िमान ने कत्ल के बाद नौजवान की लाश को गाड़ी में रखकर आग लगा दी ताकि जुर्म को हादसा जाहिर किया जा सके। पुलिस ने क्या इंकशाफात किए और मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ्तार किया? SP सरगोधा ज़ियाउल्लाह से मलिक मोहम्मद असगर ने बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कस्बा दियोवाल में 35 साला नौजवान अंसर को जिंदा जला दिया गया था और उसकी कार को भी आग लगा दी गई थी। बज़ाहिर ये एक ब्लाइंड मर्डर है और पुलिस के लिए भी चैलेंज है। पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है? DP ऑफिस सरगोधा में हम SP ज़ियाउल्लाह साहब के पास पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से पुलिस क्या कर रही है। अच्छा सर, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हमारे कस्बा दियोवाल में, जहाँ पर एक 35 साला नौजवान को इंतहाई बेदर्दी से ज़िंदा जला दिया गया। तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि इससे बड़ा खौफ व हरास है, पुलिस इस हवाले से सर क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 4 नवंबर का इंसिडेंट है कि जिसमें दरिंदगी की इंतहा की गई कि एक बंदे को पहले मर्डर करके और उसके बाद उसको कार में ज़िंदा जला दिया गया। तो जैसे ही हमें 15 की ये कॉल मौसूल हुई तो फिलफौर जो STPO सर्कल थे, DSP साहब वो मौका पर पहुँचे, SHO पहुँचा और उसी सना में DPO साहब और मैं बकलम खुद हम सारी टीम वहाँ पे पहुँचे, सारी सिचुएशन को एनालाइज़ किया और उसी के साथ बाकी भी जितनी लाइक फोरेंसिक टीम है या सारे जो यूनिट हैं उन्होंने स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया। तो एक कार तो जो थी लाइक वो जल रही थी और उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी थी जो कि ऑलमोस्ट बर्न्ड थी। तो इनिशियली तो उसकी शनाख्त ना हो पाई, लेकिन लेटर ऑन जो था उसकी शनाख्त अंसर के नाम से मालूम हुई। फिर हमने उसका एड्रेस ट्रेस किया तो सारे वाक़यात की जब कड़ी वो मिली तो लेटर ऑन हमें ये पता चला कि अंसर का ताल्लुक़ कहाँ से है और वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था और उसके साथ ये अंदोहनाक वाक़या जो हुआ। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जितने भी उसके मरकज़ी किरदार थे, जितने भी मुल्ज़मान थे, वो सारे जो थे उनको विदिन 24 आवर अरेस्ट किया गया और बाकी भी जितनी भी उनके पास चीज़ें थी वो सारी रिकवर की गई और अभी फर्दर इसको सारे एंगल से एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इनको जो सख्त से सख्त करार वाकई सज़ा है वो दिलाई जाएगी। अच्छा सर, इसका बैकग्राउंड बताएंगे आप, ये है क्या, क्यों किया गया और जो पस मंज़र क्या है? जी, अभी तक जो चीज़ें सरफेस आउट हुई हैं उसमें तो ये जो है ना जी वो ऑनर किलिंग का एक इंसिडेंट जो है लग रहा है, लेकिन फर्दर इस पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मज़ीद जो चीज़ें इसमें इंशाल्लाह सारे एंगल खुलकर सामने आ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DPO सरगोधा डॉक्टर असद एजाज मली ने इस केस की तहकीकात के हवाले से अहम मालूमात फराहम की हैं। जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, हम बात कर रहे हैं दियोवाल के इलाके में 35 साला नौजवान अंसर को ज़िंदा जलाए जाने का। DPO सरगोधा ने अपनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस नौजवान को कत्ल करने के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसको कत्ल क्यों किया गया? इसको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और ये गैरत के नाम पर इंतहाई वहशियाना तरीके से, इंतहाई ज़ालमाना अंदाज में 35 साला नौजवान का कत्ल किया गया। DPO के मुताबिक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको जेल भेजा जा चुका है और अब उनका ट्रायल होगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की 3 कहानियाँ हमें बताती हैं कि जुर्म सिर्फ
कानून की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि माशरती अक़दार और इंसानी रिश्तों की पामाली का भी बाइस है। इसका सद्देबाब सिर्फ इंसाफ के निज़ाम से नहीं बल्कि अवामी शऊर से ही मुमकिन है। अपने इर्द गिर्द के हालात पर नज़र रखें और मोहतात रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।